बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की जिस रैली से उनको रोकने के लिए पुलिस ने धावा बोला, इस हवाले से मेरे पास कुछ बड़ी अहम इत्तलात हैं। वो इत्तलात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कल को तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी और कल को वो तमाम पुलिस वाले और इंतज़ामिया वाले फंसेंगे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि इसमें एक कीमती जान गई है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा है और एक गैर कानूनी काम किया गया है। इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद दफ़ा 144 का नफाज नहीं होता। दफ़ा 144 नफाज का फ़ैसला कैसे हुआ, किसने किया, इन सारी चीज़ों पे तहकीकात होंगी। लेकिन मैं कुछ ऑफिसर से बात कर चुका हूँ और ये पुलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने जो हक़ाइक़ मुझे बताए ये हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन पहले आपको ये बताऊँ कि इमरान खान साहब को जिस चीज़ से मना करने के लिए, जिस चीज़ से रोकने के लिए ये सारा खून खराबा और तोड़ फोड़ की गई थी, ये धावा बोला गया था, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अनाउंस किया है कि वो दोबारा वही काम करने जा रहे हैं और लाहौर में रैली से अपनी इलेक्शन कैंपेन का इमरान खान साहब आगाज़ करेंगे। इससे पहले खान साहब ने निकलना था, फिर हमने देखा कि क्या हुआ। लेकिन अब एतवार वाले दिन यानी कल के दिन दोपहर 2 बजे इमरान खान साहब ज़मान पार्क से दोबारा रैली का आगाज़ करेंगे। उसी तरह वो रैली जाएगी हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ, और लाहौर के अंदर जब इमरान खान साहब अपनी कैंपेन शुरू करेंगे तो इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में जाएगा। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और लाहौर से शुरू होने वाली तहरीकें कभी भी नहीं रुकती। क्या में पाकिस्तान की तहरीक भी लाहौर से शुरू हुई थी। जो करारदाद पाकिस्तान है वो यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में पेश की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लॉन्चिंग भी 2011 में लाहौर से की थी। लाहौर से जब भी कोई तहरीक शुरू हुई है फिर उसका रास्ता नहीं रुक सका और उसको रोकना मुमकिन नहीं रहा। इमरान खान साहब ने एक कोशिश की तो यहाँ पे खून बहा दिया गया। अब दोबारा उन्होंने अनाउंसमेंट की है और दोपहर को 2 बजे वो अपने साथियों के साथ निकलेंगे। देखते हैं कि अहले लाहौर इमरान खान साहब को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि देखिए जब इमरान खान साहब के ऊपर ये अटैक हुआ उनके कारकुनों पे, तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि ज़मान पार्क से कारकुन कम हो जाएंगे। ऐसा होने की बजाय हमने देखा कि लाहौरी ज़्यादा बड़ी तादाद में आए और ज़मान पार्क के आसपास के तमाम इलाके इस वक्त लोगों से भरे हुए हैं। बहुत सारे कैंप्स हैं, लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, लोग वहाँ पे जमा हैं और लोग पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे से आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिएक्टिव पॉलिटिकल पार्टी साबित हो रही है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर से बर्गर होने का इल्ज़ाम ना सिर्फ धुल रहा है बल्कि साबित हो रहा है कि एक्चुअली लोहे के चने ऐसे होते हैं जो डटकर खड़े हो जाते हैं, मार खाते हैं फिर आ जाते हैं, मार खाते हैं फिर आ जाते हैं, मर भी जाते हैं फिर भी नहीं डरते हैं और मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, गाड़ियां तोड़वा कर भी सामना करते हैं। तो अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में खड़े, बल्कि कुछ कारकुन मैं देख रहा था जनूबी पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं और वो अपनी मदद आपके तहत पहुंचे और उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर रहेंगे और हम यहाँ पर रातें गुजारेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए हमें यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके की एक सिचुएशन मैंने ज़मान पार्क के बाहर रिपोर्ट भी हुई है और ख़ुद भी देखी है। अब मुझे पुलिस वालों ने क्या बताया, ज़रा इस पर आप गौर कीजिएगा। इमरान खान साहब ने जो रैली निकालनी थी उस रैली के बारे में आगाह किया गया था इंतज़ामिया को, जो ज़िले इंतज़ामिया है। ज़िले इंतज़ामिया ने रैली का बाकायदा रूट अप्रूव किया हुआ था, उसके ऊपर परमिशन दी हुई थी कि इमरान खान साहब की रैली निकलेगी, इस रास्ते से गुजरेगी और इस तरीके से रैली मुकम्मल हो जाएगी। यानी कानूनी नुक्ता नज़र से इमरान खान साहब के पास जवाज़ और परमिशन मौजूद थी, जिसके बाद वो ये रैली निकाल सकते थे। वैसे भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद दफ़ा 144 का नफाज हो नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अचानक से दफ़ा 144 का नफाज किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रोला डाल दिया कि अगर इमरान खान रैली निकालेंगे तो उनकी इलेक्शन कैंपेन हमें पछाड़ देगी। वो घर से नहीं निकलकर हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, अगर वो घर से निकल के एक रैली निकालते हैं तो पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ेगा और PMLN की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, लिहाजा ये रैली नहीं होनी चाहिए। तो उसका बंदोबस्त ये किया गया कि जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है पंजाब में, उन्होंने फौरी तौर पर दफ़ा 144 का नफाज किया। लेकिन जब मैंने पुलिस वालों से बात की तो जिस वक्त दफ़ा 144 का नफाज हुआ, पुलिस वालों के बकौल उससे पहले उन्हें कह दिया गया था कि गेट रेडी,
आपको एक ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर तो रैली की परमिशन दे दी थी तो फिर पुलिस को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि आप तैयार हो जाएं, आपने एक ऑपरेशन करना है, आपने नहर पे जाना है, माल रोड पे जाना है, आपने लोगों को पकड़ना है, लोगों को गिरफ्तार करना है, लोगों पे बदतरीन टॉर्चर करके उनकी गाड़ियों को तोड़ना है। ये बातें तो पुलिस को पहले से नहीं कहनी चाहिए थी अगर रैली की इजाज़त दी हुई थी। दफ़ा 144 का निफाज बाद में किया गया और पुलिस को पहले से खबरदार किया गया, इसका मतलब है दाल में कुछ काला था। पुलिस को पहले तैयार किया गया, पुलिस को तैयार करने, क्योंकि पुलिस को घंटे लगते हैं तैयार होने में, अपनी नफरी लेने में, अपनी गाड़ियां मंगवाने में, अपनी फ्यूलिंग करने में, अपनी नकलो हरकत करने में, अपना सामान इकट्ठा करने में। तो पुलिस को पहले से तैयार किया गया था कि आप रेडी रहें, हम आपको एक ऑपरेशन पे भेजने वाले हैं, और किस किस की कहां पे ड्यूटी होगी ये उनको पहले से बता दिया गया था। दफा 144 का निफाज बाद में किया गया और उसके बहाने फिर ये अटैक किया गया। तो इससे बड़ा क्लियर हो गया है कि ये सारी चीज, इसके अंदर इस वक्त की निगरान हुकूमत और इस वक्त जो इंतजामिया है वो सारे मुलव्विस थे और वो ये चाह रहे थे, और ये हैंडल कहीं और से हो रहा था। आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट राब्ते में हैं, वो हैंडलिंग हो रही थी कि किसी तरह भी इमरान खान साहब की रैली को रोका जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की कल वाली रैली को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। इसके बाद एक और बड़ा खतरा है, और वो बड़ा खतरा यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर खुदा न खास्ता हमला भी हो सकता है, और इसके कभी इम्कानात जो है वो बार बार बताए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये बता चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा उससे ही है जिनकी जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की जान को बचाना। ये वो बार बार कह चुके हैं। वज़ीर दाखिला के बारे में कहते हैं, बाकी लोगों के बारे में वो कहते हैं, लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और इमरान खान साहब एक पुरअमन तरीके से अपनी रैली निकालेंगे, और इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही रखा जाएगा। अगर वो अपनी गाड़ी के अंदर रहेंगे तो वो भी महफूज रहेंगे, बाकी लोग भी महफूज रहेंगे, क्योंकि टारगेट इमरान खान साहब को ही पहले भी किया गया था, और इस मरतबा भी कोशिश यही होगी कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जाए जब भी करना होगा। और इमरान खान साहब इस बात को जानते हैं और वो बार बार इसका इजहार भी करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग और इमरान खान साहब इस बात पे तुल गए हैं कि खतरात होने के बावजूद, धमकियां होने के बावजूद, मुकदमात होने के बावजूद वो अपना आईनी और कानूनी हक छीन कर रहेंगे। और इस दफा लोगों ने जिद पकड़ी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ उन्होंने वोट जरूर डालना है, और ना सिर्फ वोट डालना है बल्कि वोटों की गिनती भी करवानी है। ये इलेक्शन पूरे पंजाब को और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल उसी स्पिरिट से, उसी तरीके से, उसी तरह चार आंखें अपनी रख के, आंखें खोलकर, अपने हवास को कायम रख के और ज़्यादा मेहनत करके लड़ना पड़ेगा, जैसे उन्होंने 17 जुलाई को इलेक्शन लड़ा था। 17 जुलाई को जैसे ही उन्होंने ढीला छेड़ा, उनसे 2 सीटें उनकी छीन ली गई। जैसे ही उन्हें लगा कि वो जीत रहे हैं तो 2 सीटें ऐसी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गई थी, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 से 18 सीटें जीत सकती थी। बहरहाल ये सिचुएशन अपनी जगह पर रहेगी। इलेक्शन कैसे लड़ना है उसके ऊपर बात होती रहेगी। नौजवानों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पे चेक करें कि उनका वोट कहां रजिस्टर्ड हुआ है। खास तौर पे वो नौजवान जो अभी 18, 19, 20, 21 साल के हुए हैं या 24, 25 साल तक पहुंचे हैं, वो फौरी तौर पे चेक करें कि उनका वोट कहां पे रजिस्टर्ड हुआ है और उनका वोट दुरुस्त जगह पे रजिस्टर्ड है, ताकि वो अपना वोट डाल के पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना रोल प्ले कर सकें। दूसरी जानिब जो ज़िले शाह का मामला है, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईजी पंजाब ने और मोहसिन नकवी ने, और इन्होंने कोशिश की है कि सारा मलबा शिफ्ट किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की है ज़रा आप ये देख लें। उन्होंने कहा हादसे के अंदर हलाक हुआ है और ये तशद्दुद से नहीं मारा गया। मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब उस्मान अनवर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बंदा मारना कोई छोटी चीज़ नहीं है, लोगों पर तशद्दुद करने की कोई हदायत जारी नहीं की गई थी। हालांकि बड़ा टिका के तशद्दुद हुआ है लोगों पे। लोगों को तो जिसको ये पकड़ते थे उनको बहुत मारते थे, लोग खूनों खून हुए थे, बेचारे चिल्ला रहे थे, ख़वातीन को, बच्चों को आंसू गैस और वाटर कैनन, केमिकल वाला पानी, लोगों को डंडे मार मार के इन्होंने तबाह कर दिया पुलिस वालों ने, और कहते जी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ था। विजुअल्स कुछ और है, आईजी का बयान कुछ और है। उन्होंने कहा इस वाक़े के बाद हम आपस में बैठे और उसी टाइम हमारे पास ये इतलात आई कि वो बंदा तशद्दुद से नहीं मरा। इस पर आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने उसी वक्त काम शुरू कर दिया था। आईजी ने कहा कि कल मकतूल अली बिलाल के वालिद लियाकत अली ने वीडियो पैगाम में मुझसे अपील की है कि इनके बेटे की मौत के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाए। वैसे सबको पता है कि उनके वालिद के ऊपर किस नौयत का दबाव डाला गया है, तफ्तीश की जाए और इंसाफ दिया जाए।
हमारी ये जिम्मेदारी 3 रोज कबल ही शुरू हो गई थी जब 6:52 पर एक काले रंग की वीगो ने अली बिलाल की लाश सर्विसेज अस्पताल पहुंचाई। अब कहानी ये बनाई गई है कि एक काले रंग की गाड़ी थी, वो मियां मीर ब्रिज जो माल रोड वाला है वहां से उतरकर जमान पार्क की तरफ आ रही थी। उस गाड़ी के साथ टकरा के ये लड़का जिले शाह जो है ये जाँ बहक हो गया और उसी गाड़ी ने इसको उठाकर पहले CMH में पहुंचाने की कोशिश की और बाद में इसको सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया तो ये डेड था। और जितनी चोटें जितना सारा कुछ है उसका ताल्लुक जो है वो इसी गाड़ी के साथ है। पुलिस ने क्लेम किया इसके बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि आप बाहर जाके गाड़ी देख लें, हमने खड़ी की हुई है। जब सहाफ़ी वहां पे गए कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी के ऊपर वो सारे निशानात और वो चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कि एक्सीडेंट इस नौयत का हुआ, इतना खौफनाक कि 26 चोटें उस शख्स को लगी हैं। तो एक एक्सीडेंट में इतनी सारी चोटें कैसे लग सकती हैं? अब कुछ नई तस्वीर आई है जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो तस्वीरें इस नौयत की हैं कि वो मेरे ख्याल में नामुनासिब है। और ये तस्वीर हैं जिले शाह की या बिलाल आसिफ की। ये तस्वीर बड़ा क्लियरली बता रही है कि इसके ऊपर टॉर्चर हुआ है। ये निशानात गाड़ी के एक्सीडेंट के नहीं है, ये निशानात टॉर्चर के हैं। टॉर्चर के निशानात उसके जिस्म के ऊपर मौजूद हैं। अब उसका जो रीज़न है डेथ का, वो टॉर्चर है या गाड़ी के साथ टकराना है या वाकई वो गाड़ी के साथ टकराया या नहीं टकराया, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। अब इनका जवाब ढूंढने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा किया है और मेरा भी ये मुतालबा है और पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और पता किया जाए, क्योंकि पुलिस इसके अंदर एक पार्टी है, पंजाब हुकूमत इसके अंदर एक पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर एक पार्टी है। लिहाजा एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये फैसला करे कि एक्चुअली कत्ल हुआ कैसे और ये शख्स कैसे जाँ बहक हुआ। अब इसमें एक दो चीज़ें यास्मीन राशिद साहिबा ने बताई, क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने कहा जी कि राजा शकील नाम का लड़का हमारा सेंट्रल पंजाब का ओहदेदार है। ये लड़का मेरे साथ मौजूद था जिस दिन हम नमाज जनाजा के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले इस लड़के ने मुझे बताया कि जो गाड़ी जिले अली को लेकर गई अस्पताल में वो मेरी गाड़ी है, मैं उसमें मौजूद नहीं था। जिस वक्त इसको उठाया उस गाड़ी ने तो ये सड़क के बाएं जानिब पड़ा हुआ था और उसने, राजा ने ये नहीं कहा कि मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ या मेरे ड्राइवर की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, जहांजेब नाम है ड्राइवर का, कि जहांजेब गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, इसको रेस्क्यू किया, इसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये जाँ बर नहीं हो सका, ये मारा गया। यास्मीन राशिद साहिबा के बकौल उनको जब ये बताया गया तो उसके बाद जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर एक्सीडेंट का इन्होंने शोर तो मचाया हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में ना उनको किसी ने पहले कहा ना बाद में कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जहांजेब नामी आदमी से नहीं मिली और ना उसको इमरान खान से मिलवाया और ना इमरान खान ने उसको कोई शाबाश दी। तो वो सारा क्लेम और बयानात गलत है। यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं बताओ डॉक्टर के कि इसको मजीद एग्जामिन किया जाना चाहिए। जिस नौयत की ये चोटें हैं, ये चोटें एक एक्सीडेंट में कैसे लग सकती हैं। जिस शख्स ने गुस्ल दिया उसका भी ये कहना है कि जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। जिस शख्स ने पोस्टमार्टम किया उन लोगों का कहना है कि इसके ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। अभी तारिक मदीन साहब ने 3 तस्वीरें अपलोड की हैं और उसके अंदर इसकी जिस्म की कुछ पुश्त का पूरा हिस्सा नीचे तक नजर आ रहा है और उसके अंदर नीले रंग के वो निशानात हैं जो टॉर्चर करने से बनते हैं, एक्सीडेंट से नहीं बनते। तो अब ये पूरा का पूरा केस तकाजा कर रहा है इस बात का कि इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जब यह बयानिया बनाना शुरू किया गया कि बिलाल आसिफ जो है वो हादसे के अंदर जाँ बहक हुआ है, तो मरियम नवाज साहिबा की 2 दिन पहले की ऑडियो वो भी ये कह रही है। यानी मरियम नवाज को इस बात का पहले पता था और पुलिस ने यह बात बाद में अनाउंस की थी। पंजाब हुकूमत में तो मरियम नवाज का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। आईजी पंजाब मरियम नवाज को तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो किस तरीके से उनके पास ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पहुंची जो उस वक्त तक पुलिस ने क्लेम नहीं किया था। पुलिस तो उस वक्त इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा बना रही थी। पुलिस ने 302 इमरान खान के ऊपर डाली थी। इसका मतलब यह था कि पुलिस के मुताबिक यह कत्ल की वारदात है, लेकिन मरियम नवाज की उस वक्त एक ऑडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि यह हादसा है। इसका मतलब है कि मरियम नवाज को इन सारी चीजों का पहले से बताया जा रहा था कि कवर ऑफ स्टोरी कैसे बनानी है, नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है और कहानी को मोड़ के कहां ले जाना है। बहुत मुमकिन है कि वो गाड़ी के साथ टकराया हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि गाड़ी के साथ टकराने से पहले उसके ऊपर टॉर्चर किया गया हो और जब टॉर्चर के नतीजे में उसकी हालत गैर हो गई हो तो उसको लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया और वो एक गाड़ी से टकरा के जाँ बहक हो गया।
ये भी बहुत मुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर जो निशान है वो सारे के सारे गाड़ी से टकराने के नहीं हैं। अब उसकी जान टॉर्चर की वजह से गई या गाड़ी से टकराने की वजह से गई, इसका एक एग्जामिन होना चाहिए और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये सारा काम कर सकते हैं। यानी वो गाड़ी अभी तक मीडिया को नहीं दिखाई गई, बताया ही नहीं गया उस गाड़ी के बारे में। और ये पुराने पापी हैं। मुझे याद है इन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी थी और उसने हिट कर दिया एक कर्नल साहब को। कर्नल साहब मौके पे ही जाँ बहक हो गए। तो इन्होंने रातों रात क्या किया, गाड़ी एक वर्कशॉप पे पहुंचाई और उसको कहा कि इसको बिल्कुल ऐसा कर दो कि 0 मीटर कर दो, और अनाउंस कर दिया कि चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी से नहीं टकराई, कर्नल साहब का मोटरसाइकिल टकराया है उनके स्क्वाड की गाड़ी के साथ। वो जिस वर्कशॉप में थी, बाय चांस मेरी गाड़ी भी वहीं ठीक हो रही थी, मुझे वर्कशॉप के एक लड़के ने बता दिया। मैंने रात को जाके उस गाड़ी की फुटेज बना ली और उससे मैंने ये पोल खोल दिया कि जनाब, और राणा सनाउल्लाह साहब उस गाड़ी को लेकर आए, ये 2009 की बात बता रहा हूं, और लाके डीजीपीआर के ऑफिस में खड़ा कर दिया कि मैं मीडिया को दिखाऊंगा, गाड़ी देखें बिल्कुल सही सलामत है, अगर इस गाड़ी से टक्कर हुई होती तो इसके ऊपर कोई निशानात होते। रातों रात इन्होंने गाड़ी ठीक करवाई थी। तो मैंने राणा साहब को वो फुटेज दिखाई, मैंने कहा राणा साहब ये देखें, ये गाड़ी रात को ठीक हो रही थी जहां पे। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना नैरेटिव बदला और फिर चीफ सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटाया गया। तो ये पहले भी 2 नंबरी करते थे, ये अब भी ऐसा लगता है उसी तरह की 2 नंबरी कर रहे हैं, हकायक को मसक कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ जो इंक्वायरी हो सकती है वो जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है और वो होनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।